हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी हेलोजन फैमिली को कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने आपके फ्लोरीन क्लोरीन बनाने की प्रोसेस भी देख ली थी। ठीक है, इसके अलावा हमने हेलोजन के जो हाइड्रा एसिड्स हैं और आपके ऑक्सी एसिड्स हैं वो दोनों हमने देख लिए थे। और लास्ट में हमने आपका इंटर हेलोजन जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमने देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम हमारी नई फैमिली स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नोबल गैस फैमिली। ठीक है, ग्रुप 18। ठीक है, आप सभी को पता है ग्रुप 18 नोबल गैस फैमिली होती है। ग्रुप 18 नोबल गैस, नोबल गैस बोला जाता है या फिर इनको इनर्ट गैस बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट्स होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। रेडॉन आपका रेडियो एक्टिव होता है एलिमेंट। इसके अलावा ये आपके सभी नोबल गैस में आते हैं। नोबल गैस में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है आपका NH2 NP6, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का क्या होता है आपका 1s2 होता है। ठीक है ना, ये सभी आपके गैसेस फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है? ऑल आर इन गैसेस फॉर्म। ठीक है ना, सभी क्या है आपकी गैस ही है। ठीक है, देखिए ये तो हुई अपनी नोबल गैस की फैमिली। ठीक है, अब नोबल गैस में क्या होती है, आपके बहुत कम कंपाउंड से आपको देखने को मिलते हैं। आपको जनरली जीनोन के कंपाउंड्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, वो भी केवल और केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, रीजन होते हैं उसके भी, वो भी हम देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखें तो एटॉमिक साइज जो इनकी है, अगर हम बात करें अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक साइज होती है आपकी किसकी होती है? केवल और केवल नोबल गैसेस की होती है। ठीक है, और जो आपका ऊपर से टॉप टू बॉटम का ऑर्डर रहता है वो सेम रहता है। टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी एटॉमिक साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो क्या होगा? डिक्रीज होगी। वैसे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड आपका कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये लेने की भी कोशिश नहीं करेंगे। क्यों लेंगे? ज़बरदस्ती। इसलिए अगर आपको ज़बरदस्ती देना है तो उसके लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाई होती है। ऑल एलिमेंट्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी इनर्टनेस की, ठीक है, वैसे जो आपके जीनोन के जो कंपाउंड हैं वो केवल और केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनर्टनेस कि ये जो आपकी इनर्ट है, इनर्ट गैस भी इनको बोलते हैं, ये क्यों है? क्यों ये किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करती है? तो हम कह सकते हैं रीजन्स फॉर इनर्टनेस कि क्या क्या आपके रीजन है जिसकी वजह से आपकी ये रिएक्शन नहीं करती है। पहला तो क्या रीजन हो सकता है आपका? इनका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना, ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मेन रीज़न तो आपका यही होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपका फुलफिल्ड होता है। ठीक है ना, इसके अलावा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और हाई आयनेशन एनर्जी होती है, ये भी आपके इनर्टनेस के रीजन है। ठीक है ना, क्योंकि इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इसके अलावा पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जीनोन के कंपाउंड्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना, जीनोन फॉर्म्स कंपाउंड्स with
ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, मतलब ये दो ही आपके एलिमेंट है जो क्या करते हैं, मजबूर करते हैं जिनोन को कि उसके साथ बॉन्ड बनाया जाए, ठीक है ना। रीज़न क्या है, ऑक्सीजन जो है आपका, इसकी टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की, इसलिए ये जिनोन के जो कंपाउंड होते हैं उनको स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है ना। टेंडेंसी आप लिख सकते हो, टेंडेंसी टू स्टेबलाइज कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन की क्या टेंडेंसी होती है, फ्लोरीन क्या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को इसको जिनोन को मजबूर कर देता है कि उसके साथ बॉन्ड बनाया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो ये उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना। जिनोन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है ना। इन दो रीजन की वजह से आपका क्या होता है, जो जिनोन है, ठीक है ना, वो केवल और केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही आपका बॉन्डिंग शो करता है, बाकी किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग शो नहीं करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं आपके नोबल गैसेस के बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो है मोनो एटॉमिक होती है, ठीक है ना, मतलब किसी के साथ बॉन्ड तो बनाती नहीं है। सिंगल है, केवल और केवल मोनो एटॉमिक होती है, एक ही एटम होता है, ठीक है ना। तो इनकी जो आपस में बीच में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत ही आपके वीक होते हैं। वीक डिस्पर्सन फोर्स जो होते हैं वो उस टाइप के आपके अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उनको ईजिली क्या कर सकते हैं, हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। और हीलियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन, सबसे कम होता है लोवेस्ट 4.2 केल्विन, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ noble gases are very low due to because they are monoatomic and the interaction between molecules is very low because of very less attraction force, or we can say interaction force, because of very low interaction force which is weak dispersion force इनके बीच में वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी नोबल गैसेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मतलब कौन सा फोर्स अप्लाई होता है। तो कौन से होंगे, वीक डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये दो रीजन्स आपको फाइंड आउट रखने हैं। हीलियम जो आप एग्जांपल लिख सकते हो, हीलियम का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 4.2 केल्विन, जो कि लोएस्ट होता है, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी किसकी, नोबल गैस फैमिली की, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिए आप, फिर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके जिनोन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो अवेलेबल है, ठीक है ना। देखिए इनकी कोई खास रिएक्शंस वगैरह होती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि केवल और केवल जिनोन के आपको कंपाउंड अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपकी जो रिएक्शंस वगैरह होगी
ये भी आपकी बहुत कम होगी, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शंस वगैरह बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, जिनोन के कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, ये आपके फ्लोरीन के साथ मिलते हैं, आपके XCF2, XCF4 एंड XCF6, ठीक है ना। तो ये बनते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिनोन ये आपका गैसेस फॉर्म में, ठीक है। जब आपका फ्लोरीन F2 गैस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई रहती है, जिससे आपको XCF2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे XC जो होता है वो एक्सेस में होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रेशर होता है अराउंड 823 केल्विन, ठीक है, और टेम्परेचर होता है आपका 1 बार के आसपास, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रेशर और टेम्परेचर की, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें XC और F2, ठीक है, यहाँ पे अगर XCF4 बनता है, ठीक है, इसके लिए भी स्पेसिफिक कंडीशन होती है। यहाँ पे एक्चुअली 623 होता है, ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका 823 केल्विन, ठीक है, और बार जो होता है लगभग 10 बार के आसपास रहता है, 8 to 10 बार के बीच में आसपास इसका प्रेशर हम रखते हैं, ठीक है ना, रेंज के बीच में रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जिनोन और फ्लोरीन का जो रेशियो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 1:5 का रेशियो होता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे एक्सेस में है तो XCF2, ठीक है, अगर रेशियो दिया है 1:5 तो XCF4 बनेगा, ठीक है। और मान लो अगर रेशियो दिया हुआ है आपको जिनोन प्लस F2 का 1:20, 1:20 का रेशियो दिया हुआ है, तब आपको XCF6 मिलता है। क्या मिलता है? XCF6 मिलता है, ठीक है। ये होता है लगभग अराउंड 523 केल्विन, और इसमें लगभग 60 to 70 बार का हम प्रेशर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। एक तो रेशियो याद रखना है, ठीक है ना, किस रेशियो से आपको क्या मिलता है, ठीक है। एक्सेस से XCF2, 1:5 से XCF4, और 1:20 से आपका XCF6 मिलता है, ठीक है ना। ये आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ऑल कंपाउंड्स आर सॉलिड, ठीक है ना। ऑल कंपाउंड्स आर सॉलिड and have fluorinating agents and have good fluorinating agents and all are good fluorinating agents कौन से होते हैं? जो दूसरे वाले को, सामने वाले को क्या है? फ्लोरीन चिपका दे, ठीक है ना। मतलब कोई भी इनके साथ रिएक्शन करेगा तो वो सामने वाले को क्या? फ्लोरीन दे देंगे, ठीक है। जैसे आपका BCl3 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हुई XCF6 से, ठीक है, तो ये BF3 में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है ना, फ्लोरीन दे देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो XCF2 की रिएक्शन आप करवा दो PF6 से, ठीक है, अगर PF6 से आप रिएक्शन करवा देते हो, ठीक है ना, या PF5 से, ठीक है, तो ये अपना एक फ्लोरीन इसको दे देगा और खुद तो XCF केटायन फॉर्म कर लेगा, ठीक है, और सामने वाले को PF6 मतलब आयन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जैसे XCF4 है, ठीक है, ये आपका SbF5 से रिएक्शन करके XCF3 केटायन और आपका SbF6 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा XCF6 की को बनाने की एक और रिएक्शन होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। ओके, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो XC जो F6 होता है, ये आपका एक और प्रोसेस से बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप XC
F4 की रिएक्शन करवा दीजिए O2F2 से, ठीक है। तो आपको ये HCF6 बन जाएगा, साथ में आपका O2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, HCF6 प्लस O2, ठीक है ना। ये एक सिंपल रिएक्शन होती है किसके लिए, आपके फॉर्मेशन ऑफ HCF6 के लिए, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन कंपाउंड्स, ठीक है ना। जो जीनोन के कंपाउंड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस, ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन कंपाउंड्स या जीनोन फ्लोराइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स, जीनोन फ्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फ्लोराइड्स, ओके। देखिए, अगर हम देखें हाइड्रोलिसिस आपके जीनोन के फ्लोराइड्स का, तो क्या है, जीनोन के जो फ्लोराइड्स होते हैं उनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो वो हमको याद तो रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिसके जरिए आप इजीली तरीके से उनको याद रख सकते हो, मतलब बना सकते हो। जो आपके XCO और XCO2 रहता है, ये जो जीनोन के दो ऑक्साइड्स होते हैं, ये होते हैं आपके अनस्टेबल। क्या होते हैं आपके? अनस्टेबल, ठीक है। और अनस्टेबल होके ब्रेक होते हैं आपके Xe प्लस हाफ O2 में, और XeO2 होगा आपका Xe प्लस XeO3 में। XeO3 जो होता है स्टेबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। केवल Xe और XeO2 अनस्टेबल है, दोबारा डिकम्पोज होंगे आपके Xe प्लस XeO3 में, ठीक है, प्लस हाफ O2, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं आपके XeF2 के, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2। अगर हम देखें XeF2 का हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, देखिए, XeF2 वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। आपके कंपाउंड बनाएगा XeO प्लस 2HF। XeO अनस्टेबल है, ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, ये Xe प्लस हाफ O2। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ क्या होगा, आपका XeO2, XeF2 प्लस H2O गिव्स यू Xe प्लस हाफ O2 प्लस ट्वाइस ऑफ HF, ठीक है। क्लियर है? तो ये है आपकी रिएक्शन किसके लिए, XeF2 के लिए। आपको याद नहीं रखने कि क्या क्या बनेगा कंपाउंड, ठीक है ना, याद नहीं रखने, आपको केवल सिंपल ब्रेक करना है, ठीक है। और उसके बाद XeO और XeO2 का याद रखना है, ठीक है। वो ब्रेक होके आके आपके दूसरे कंपाउंड्स में बन जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4, ठीक है। अगर हम देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4, ठीक है। XeF4 का कैसे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखिए, ये आपका XeF4, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगा। और एक चीज़ याद रखिए, हाइड्रोलिसिस में 2 फ्लोरीन को हटाना है और 1 ऑक्सीजन को लगाना है, ठीक है। 2 फ्लोरीन को हटाना है और 1 ऑक्सीजन को लगाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी हमने 2 फ्लोरीन को हटाया, 1 ऑक्सीजन लगाया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Xe, 2 फ्लोरीन को हटाना है, 1 ऑक्सीजन लगेगा, XeOF2, ठीक है, प्लस ये तो हो गया सिंपल XeOF2, ठीक है। साथ में आपके पास बन गया 2HF। क्लियर? ये आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया अभी, ठीक है ना। क्या है ये, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब XeOF2, ठीक है, दोबारा हाइड्रोलाइज होगा, क्या बनाएगा, दोबारा 2 F हटेंगे, 1 ऑक्सीजन लगेगा, तो XeO2, ठीक है, प्लस 2HF। क्लियर? XeO2 क्या है आपका, अनस्टेबल है, डीकम्पोज होगा, किस में होगा, Xe प्लस XeO3 में प्लस O2। क्लियर है? ये तो आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ये क्या आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस।
क्लियर है। तो अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखते हैं तो HCF4 प्लस H2O, आपको क्या मिलेगा, एक तो ये तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है, ये पार्शियल था, आपको मिलेगा Xc, साथ में क्या मिलेगा HCO3 प्लस O2 मिलेगा आपको, और साथ में मिलेगा HF, ठीक है। ये है आपकी रिएक्शन किसके लिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए, फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्लियर है। कैसे फॉर्म किया, HCF2 2 फ्लोरीन हटाया, 1 ऑक्सीजन लगाया, दूसरी स्टेप में वापस 2 फ्लोरीन हटाया, 1 ऑक्सीजन लगा दिया, HCO2 अनस्टेबल, दोबारा डिकम्पोज कर दो उसमें, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका Xe प्लस HCO3 प्लस O2 रहेगा, और HF आपका बन ही रहा है, ठीक है ना। अब बस आपको क्या करना है, केवल और केवल बैलेंस करना है आपको, ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, Xe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, +4, क्लियर है। यहाँ पे Xe का ऑक्सीडेशन 0, यहाँ पे +6, इसका मतलब +4 0 में भी जा रहा है और +4 6 में भी जा रहा है। तो ये एक आपकी डिसप्रोपोर्शनेट टाइप की रिएक्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज ए डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस रिएक्शन इज ए डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट, ठीक है। HCF4 से Xe बनेगा, HCO3 बनेगा, O2 और HF, ठीक है, और ये एक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6, ठीक है। अगर हम HCF6 की बात करें, सिंपल स्टेप वही जो आपको करना है नॉर्मल, क्या करना है, HCF6 से हाइड्रोलिसिस कराओ, 2 फ्लोरीन हटा दो, 1 ऑक्सीजन लगा दो, HCOF4, ठीक है, क्लियर। साथ में क्या बनेगा, 2HF, क्लियर। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। दोबारा HCOF4 प्लस H2O, क्या बनेगा आपको, Xe, 2 फ्लोरीन हटे, O2F2 प्लस 2HF, क्लियर। याद नहीं रखना, अपने आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, HCO3, HCO2F2, दोबारा इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्या बनेगा, HCO3 प्लस 2HF, क्लियर है। HCO3 तो स्टेबल है इसी, कोई दिक्कत नहीं, वो टूटने वाला है नहीं। ये दोनों आपके क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं, HCOF4 और ये आपका HCO2F2, ये दोनों क्या है, आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपको क्वेश्चन में पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट पूछा है तो ये बता दो, और अगर कंप्लीट फुल का पूछा है कोई दिक्कत नहीं, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। HCF6 प्लस H2O, HCOF4 है, ये तो पार्शियल है तो बनेंगे नहीं फाइनल में, तो यहाँ से ये कैंसिल और HCO2F2 यहाँ से कैंसिल, ठीक है। फाइनल क्या बचा आपको, HCO3, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, HCO3 के अलावा क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा HCO3 प्लस HF, ठीक है ना। यहाँ पे आपका O2 का कोई भी लफड़ा नहीं है, ठीक है ना, केवल आपको HCO3 और HF ही मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट जीनोन की क्या है आपकी, +6, यहाँ पे भी +6 है, ठीक है। मतलब जीनोन की आपकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं होगी, आपकी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी नहीं है ये,
ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, क्या है ये आपके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ओके। तो ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है। देखिए इसमें भी XeO3 और इसमें भी XeO3, ठीक है ना। तो मतलब XeF4 और XeF6 दोनों के हाइड्रोलिसिस से आपको XeO3 मिलता है, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो, वी गेट, नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 and XeF6 we get XeO3, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना के ही आपको क्या क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक रहता है तो जनरली स्टूडेंट क्या इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट से आपके एक ना कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है इसमें से, ठीक है ना। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपकी जीनोन की रिडक्शन, आपके जीनोन के जो फ्लोराइड्स हैं उनकी रिएक्शन की, उनसे आपको क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म मिलते हैं, ठीक है। आई एम श्योर अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप इनको याद कीजिए और घर पे भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए खुद, पेपर पे लिख के कि XeF2 से क्या होगा, XeF4 से क्या होगा और XeF6 से क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, ठीक है। गलती होगी तो दोबारा देखिए कहाँ गलती हो रही, ठीक है ना। और आज आपको समझ में आ गई तो फ्यूचर में आपको कभी गलती नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपकी जीनोन की रिएक्शन विथ HF के साथ, ठीक है। HF के साथ जीनोन के जो आपके फ्लोराइड्स हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब अगर हम देखें रिएक्शन आपकी जीनोन की HF के साथ, तो जीनोन के आपके जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, जनरली आपके XeF2 और XeF4 ये तो क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं आपके HF में, ठीक है ना। और कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी रिएक्शन आपकी शो जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ HF, अगर हम HF के साथ रिएक्शन देखें आपके जीनोन के फ्लोराइड्स की, ठीक है ना, तो आप पॉइंट फर्स्ट क्या लिख सकते हो, XeF2 एंड XeF6 XeF4 dissolve in HF without giving any reaction, ठीक है ना। तो बिना विदाउट रिएक्शन के वो क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट XeF6 नहीं होता, ठीक है ना। XeF6 reacts with HF, ठीक है ना। जो आपका XeF6 है वो रिएक्शन शो करता है, ठीक है। कैसे रिएक्शन शो करता है, XeF6 प्लस HF आपकी रिएक्शन शो करके XeF5 प्लस एंड HF2 माइनस, ठीक है ना। इस टाइप की आपकी रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है ना। मतलब आपके आयनिक कंपाउंड्स बना देता है XeF5 प्लस और XeF4 माइनस, ठीक है। अब आयंस आ गए मतलब ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है, क्योंकि रिएक्शन XeF2 और XeF4 HF के साथ तो कोई रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन XeF6 रिएक्शन शो करता है और वो आपके आयंस फॉर्म करता है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसमें,
ठीक है ना। जीनोम का वैसे मोस्टली जो स्ट्रक्चर होते हैं आपके VAC-PR थ्योरी जो होती है आपकी केमिकल बॉन्डिंग की, उसमें कवर हो जाते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है आपका XCF6 का, ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ। XCF6 में फ्लोरीन के साथ 6 तो सिंगल बॉन्ड हो गए और एक है आपका लोन पेयर, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपका वो होता है आपका sp3d3 टाइप का, ठीक है ना, 6+1 7 sp3d3, ठीक है। और इसका जो शेप होता है आपका इस टाइप का होगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जीनोन 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 ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपके जीनोन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है, 6 फ्लोरीन हो गए, ठीक है। एक जो आपका लोन पेयर होता है, ठीक है ना, ये तो आपका क्या करता है, सबके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी रहेगी, ठीक है। और नीचे वाला भी आपका फ्लोरीन सबके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को विजिबल होगी, ठीक है। एक होता है लोन पेयर, वो जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है, फेस पे होता है। कहाँ पे होता है? इस ऑक्टाहेड्रल के फेस पे होता है, लाइक दिस, ठीक है। और ये जो लोन पेयर है ये मूव करता रहता है, एक जगह नहीं रहता है, मूव करता रहता है। आपके हर एक जितने भी 8 ऑक्टाहेड्रल फेस हैं, ऊपर 4 और नीचे 4, तो सभी के ऊपर ये क्या है, मूव करता रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ये आपका लोन पेयर है, लोन पेयर विच मूव्स ऑन all 8 faces of octahedral, ठीक है ना। जितने भी आपके ऑक्टाहेड्रल के फेस हैं 8, उनके ऊपर सबके ऊपर मूव करता रहता है। और इसका जो आपका शेप स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये होता है आपकी नोबल गैस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जनरली स्पेलिंग में मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, बट हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, XCF6 का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडेशन है sp3d3 और जो स्ट्रक्चर है वो है आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो लोन पेयर है वो स्टेबल नहीं है, एक जगह नहीं है, वो क्या है, आपके फेसेस के ऊपर मूव करता रहता है, ठीक है। तो देखिए छोटी फैमिली है आपकी नोबल गैस फैमिली, बट इस पे क्वेश्चंस बनने लायक बहुत सारे हैं। हर पॉइंट पे आपके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इस पे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आपको, इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। बहुत इजी टॉपिक है और स्कोरिंग आपका बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर भी हो जाता है, ठीक है ना। एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है ये लेक्चर आपका, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आज है, ठीक है ना, एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है, ठीक है। जनरली मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, रिएक्शन थे, वो सब मैंने आपको कवर करवा दिए, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर भी यहीं कंप्लीट होता है और हमारा जो पी ब्लॉक चैप्टर है वो भी यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है ना। बहुत सारे आपके लेक्चर हो गए हैं इसके, और मैंने आपको पी ब्लॉक की हर फैमिली से आपको बताया है, ठीक है ना, कि क्या क्या है। अगर आप 11th में हो तो आपको बोरोन और कार्बन फैमिली मिलेगी वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद बाकी की जो फैमिलीज हैं वो आपको 12th में मिल जाती है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और हर साल क्वेश्चंस तो आते हैं इससे, ठीक है ना। और आपने भी देखा होगा रिएक्शंस जो है अपने आप दूसरे प्रोडक्ट में रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। इसी चैप्टर में भी हुई है, ठीक है ना। तो आपके जो चैप्टर से जो रिएक्शन है वो घूम फिर के आती रहेगी, ठीक है ना। तो एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और इस चैप्टर को आपको क्या है, कंटिन्यू हर 15 दिन में, 20 दिन में, हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में आप एक बार रिकॉल करते रहिए, ठीक है ना। याद नहीं करना, बस एक बार रीडिंग मान ली, ठीक है, हो गया, ठीक है। इस तरह आप करोगे ना तो आई एम श्योर आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार आपको NCERT जरूर देखनी है, ठीक है ना। उसके जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं NCERT के, वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर किसी और नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।